हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में हम करेंटली कवर कर रहे हैं टॉपिक एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया है, सेकेंड पार्ट कवर किया है एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर इट्स थर्ड पार्ट। So we are going to revise certain things which we have seen in the previous lecture. Basically, we are going to revise the theories which we have seen in the last session, so that you can establish a link or a connectivity of those things which we have seen in the last session, those theories which we have seen in the last session, and the theory which we are going to cover in today's session. ताकि आप एक लिंक के साथ सारी चीजें कवर कर पाए और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि क्या चीजें हमने पढ़ी थी। हम सारी चीजें आज के सेशन में रिवाइज नहीं करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है, सिर्फ हम थ्योरीज पे फोकस करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं ऑलरेडी। सो आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट पे जाकर वो सारी चीजें देख सकते हैं। राइट, तो हम सीधे जाते हैं लास्ट थ्योरी पर जो कि था हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। राइट, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जे थॉमसन ने प्रपोज किया था, 1904 में दिया, और आफ्टर डिस्कवरिंग इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो उसके बाद इन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा, जैसे कि आपका केक होता है और केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या आपका वाटरमेलन होता है और वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स होते हैं। राइट, तो ये जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन का रेड पार्ट है, या फिर केक का जो बाहर का पार्ट है, वो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। और उसके अंदर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज होंगे। राइट, तो थॉमसन सजेस्टेड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर एम्बेडेड, जैसे प्लम्स होता है पर डे। तो ओवरऑल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है पॉजिटिवली चार्ज परडिंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी। राइट, लेकिन लिमिटेशन क्या थी कि इससे हम पूरे तरीके से एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे, इसलिए ठीक है कुछ लिमिटेशंस के चलते दूसरी थ्योरी यहाँ पर डिस्कवर की गई। और दूसरी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो इट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। राइट, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, एंड इज फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। हमने देखा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, सीधे हम इसके डायग्राम पे चलते हैं तो आपको याद आ जाएगा क्या क्या चीजें हमने कवर की थी। राइट, यहाँ पे आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स था, यहाँ से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रही थी। अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेस क्या है हमने पढ़ा। इसके बाद अगर ये जा रही है तो यहाँ पे गोल्डन फॉइल रखी हुई है, और कुछ जो आपकी रेज है वो डायरेक्टली यहाँ से पास हो जाएंगी, क्योंकि एटम्स में कुछ स्पेसेस खाली होते हैं जहां से ये जो रेज आ रही है वो डायरेक्टली पास हो जाएंगी। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कुछ ऐसी रेज होंगी जो कम एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होंगी, स्मॉल एंगल्स पे, एंड देयर आर सम रेज जो ज्यादा लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होंगी और कुछ डिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी था, यहाँ पे डिफ्लेक्शन के थ्रू हम एक एटम में बता दे रहे थे क्या क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब लिमिटेशंस क्या थे कि इससे भी हम पूरे तरीके से जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे क्या बोला गया कि लिमिटेशन क्या थी कि हम एक एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे, और यहाँ पर हम क्या बता पा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं आपकी बाहर बाहर, क्योंकि रेज यहाँ से अगर पास हो रही हैं, बीच में जो स्पेस खाली, यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से जो एंगल्स पूरे पास हो जा रहे हैं, ठीक है, ये रेस पास हो जा रही हैं, तो ये क्या नहीं बता पा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स जो हैं, ये ऑर्बिट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स जो हैं वो स्टेबल हैं कि नहीं, जो लेटर किसने नील बोर आएंगे वो एड्रेस करेंगे। तो इसलिए हम थर्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स में जब आप सम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं ना कि ये वाला स्टेप जो हुआ है बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसे हुआ है। फिर आप कुछ कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ज्योमेट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपने बोला कि यहाँ पे साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगी है, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगी है, तो आप हर लाइन के सामने रीजन देते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है केमिस्ट्री में भी, कि एक थ्योरी सारी चीजें सेटिस्फाई नहीं करती है कि पूरे एटम के अंदर की चीजों को सेटिस्फाई या बताकर रख दे। हमें अलग अलग थ्योरीज का रेफरेंस लेना पड़ता है कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या चीजें दी है। सो कमिंग टू द थर्ड थ्योरी जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं, दैट इज नील बोर एटॉमिक मॉडल। So it was proposed by Neil Bohr to improve upon Rutherford model and explain atomic stability को explain करना है। ठीक है, पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। सपोज ही यहाँ पर आपको देखना है, चलते हैं हम इस शेल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, सेंटर पार्ट दिख रहा है, जहां पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में ही आपके क्या होते हैं, आपके पास प्रोटॉन्स भी हैं, और यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। राइट, इसके बाद अगर आपके प्रोटॉन्स भी हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी का प्लस,
और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, तो आप सिंपली n लिख लीजिए। ठीक, अब इस न्यूक्लियस में क्या दिख रहे हैं कि आप जैसे जैसे बाहर मूव करते हैं तो ये आपकी क्या है, शेल्स हैं। ठीक, प्रपोज तो नील बोर ने एक न्यू मॉडिफाइड मॉडल ऑफ एटम दिया। एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था इस एटॉमिक मॉडल का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं इन ऑर्बिट्स पर। ठीक है, और ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, और यहाँ पे जब वो यहाँ पर घूम रहे हैं ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तो वहां पर वो कोई भी एनर्जी को लूज नहीं कर रहे हैं कि रेडिएशन के फॉर्म में कोई एनर्जी लूज कर रहे हो। सिंपली इतना बताया अभी। अब क्या क्या एजम्पशंस लिए थे हम यही सा देखने वाले हैं। सबसे पहले नील बोर ने बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा सेंटर पर, तो ये सेंटर दिख रहा है आपको, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में इसके अराउंड घूमेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं मतलब ये शेल्स आपकी प्रेजेंट है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। आगे जाकर हम सारी चीजें डिटेल में कवर करने वाले हैं, और इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। तो ये चीज याद रखनी है आपको, पहली चीज मैंने बता दी। सेकेंड, इन्होंने बोला कि जो नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ हैं किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, वो कितने भी नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि शेल्स बनी हुई है, अब कितने भी सर्कुलर पाथ्स यहाँ पे पॉसिबल है। यट जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो कुछ परमिसिबल ऑर्बिट्स पर ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी आपने सर्कुलर ऑर्बिट्स बना दिए, यहां तक बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सब में ही बैठे हुए, इलेक्ट्रॉन सब में ही प्रेजेंट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ परमिसिबल अलाउड ऑर्बिट्स होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बाकी ऑर्बिट्स में नहीं होंगे। सपोज इन दो में है, बाकी में नहीं है। हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एटम के लिए डिफरेंट होगा। तो ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। राइट, अब जो एनर्जी है इन परमिसिबल ऑर्बिट्स की जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज अभी ये दो परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, और ये जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स्ड भी हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इनको कोई हटा नहीं सकता, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी हो सकती है परमिसिबल ऑर्बिट्स। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिन ऑर्बिट में। स्टेशनरी स्टेट्स नाम याद रखने हैं। उसके बाद इन्हें हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स। ऐसे सर्कुलर पाथ्स जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको स्टेशनरी स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स, या फिर हम क्या कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं। राइट, तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब एनर्जी लेवल्स या शेल्स को हम किससे बताते हैं, आपके सबसे अंदर वाला के होगा, फिर इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, और यहाँ पे हो गया एन शेल। तो के शेल आप देख रहे हैं कि सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर का है, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1, जैसा कि अंदर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1। ठीक है, जैसे आप एल शेल में जाएंगे तो वहां पर n की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 होती है। इसके बाद आप एम शेल में जाएंगे तो n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर 4 हो जाएगी। जितने शेल्स आते जाएंगे उसके हिसाब से एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो यहाँ पे आपकी कम एनर्जी रहेगी, लेकिन एज यू मूव आउटवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स आपको फिक्स्ड डिस्टेंस पे मिलेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं। ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ये भी है। ठीक है, एज यू मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स एट हायर एनर्जी लेवल पर जो होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इससे ज्यादा एनर्जी इसके पास होगी, इस वाली शेल से ज्यादा एनर्जी इसके पास होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो द एनर्जीज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल्स एक्सेट्रा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज N1 की जो के शेल की एनर्जी वो E1 हो गया, जो L शेल की एनर्जी वो E2 हो गई, फिर E3 हो गई और E4 हो गया। तो इससे हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल्स बता रहे हैं। बाहर से अंदर से बाहर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, बाहर से अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं कि अगर आप न्यूक्लियस से बाहर की तरफ मूव करते हैं ऐसे, तो एनर्जी विल इंक्रीज, और ऑब्वियसली अंदर से ऊपर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन इट्स फिक्स्ड एनर्जी शेल्स, इट डज नॉट लूज एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी लूज नहीं करेंगे। इसलिए जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट ही रहती है। अगर एक पर्टिकुलर इधर पर है, यहाँ पे रिवॉल्व करते हुए उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी। ठीक है, इस पूरे में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम,
ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। एक ही ऑर्बिट पर है तो कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करके जा रहा है, यहां से यहां मूव कर रहा है, तो एनर्जी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, hence an electron can neither gain nor lose energy as long as it is revolving in the same orbit। ये चीज मैंने आपको बताई। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस ऑर्बिट से यहां पर, तब क्या होता है कि E1 से वो अभी कौन सी लेवल पे था, E1 पे था, अब कहाँ जा रहा है, E2 पर मूव करके जा रहा है। तो ये जो होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि यहाँ पे कम एनर्जी थी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है। अब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो आप क्या चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी सिमिलरली क्या हो रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। अभी कोई इलेक्ट्रॉन E2 में प्रेजेंट था, वो E3 में मूव कर रहा है, तो यहां से यहां मूव करने में उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। यहाँ पे उसके पास कम एनर्जी थी कंपैरेटिवली यहाँ के, उसने एब्जॉर्ब किया तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये किस में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये पूरा न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक शेल है और इसके बाहर एक और शेल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन E1 से ये E1 है और यहाँ से E2 पर मूव कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके आया है वो किसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इफ इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप अगर वाइस वर्सा हम इसका देख लें तो क्या होगा कि मान लीजिए एक यहाँ पर दो शेल्स हम फिर से बनाते हैं। अब यहाँ पर आपका न्यूक्लियस हो गया, अब ये E2 वाला शेल था, E1 से है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी इमिट करके नीचे वाले शेल में आनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे वाले शेल में कम एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा, और जब वो एनर्जी को इमिट करके वापस इसमें आएगा, E1 में आएगा, तो वो क्या हो रहा है, डी एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डी एक्साइटेड स्टेट। तो ये सारा जो एनर्जी का है कि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, ये सब किसने बताया, ये सब नील बोर ने बताया। ठीक है, नील बोर ने एड्रेस किया। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड हम किससे बता लेंगे, डेल ई से बता देंगे। यही चीज मैं बता रही हूँ। अगर ये वाला चीज आपको बोल रहा है एनर्जी जहां पर एब्जॉर्ब हुई है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डी एक्साइटेड स्टेट बता रहे हैं तब डेल ई किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एनर्जी, राइट। तो इसको आप बता देंगे E1 माइनस E2 बता देंगे। तो ये है एक्साइटेड स्टेट और डी एक्साइटेड स्टेट के। तो ये समझ में आ गया। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले एनर्जी लेवल्स बताई कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स पे विदाउट लूजिंग एनर्जी। दीज ऑर्बिट्स आर एट स्पेसिफिक डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मैंने बता दिया। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एंड कैन नॉट एग्जिस्ट, उनके बीच में नहीं होंगी, सिर्फ ऑर्बिट्स में ना। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ी ना जाकर बैठ गया इसके बीच में, यहाँ था तो यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है बिटवीन एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट या फोटॉन्स। When they fall to lower energy levels, तो वो रिलीज कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं एनर्जी। ये भी मैंने आपको बता दिया। स्टेबिलिटी क्या है, द मॉडल एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डोंट स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस मेकिंग द एटम स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बीच में कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सीधे यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया इससे। ठीक है, लिमिटेशंस थी कि मॉडल वर्कड वेल फॉर हाइड्रोजन बट फेल टू एक्सप्लेन जो मोर कॉम्प्लेक्स एटम्स है, बड़े बड़े जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है, उनको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस मॉडल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का पता लगा, जो की प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स का भी। ठीक है, कि किस तरीके से वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, डी एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होती हैं। तो एक की प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स का ये, जो इस मॉडल के हेल्प से पता चलता है। तो इसलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, फिर रदरफोर्ड क्या कहता है, और या फिर नील बोर का एटॉमिक मॉडल किस चीज पर बेस्ड था। तो ये सारी चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है, फैक्ट वाइज भी। बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं आइसोटोप्स क्या है। तो एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिटवीन बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आपने हमेशा ये टर्म सुना होगा। अब आइसोटोप्स का फॉर्म होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस चेंजेस while the number of protons remains same। अब ये आपका है एटम, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, आपके प्रोटॉन्स है और आपका न्यूट्रॉन है। तो जब यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो बदल रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के अंदर सेम ही है।
तो इस टाइम पर क्या बोलते हैं, इसको आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज जो होती है वो नेचुरली भी हो सकती है, आर्टिफिशियली भी हो सकती है, कि चेंजेस आ कैसे रहे हैं। या तो नेचुरल वे में हो सकते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव डिके वगैरह होता है एक एटम का, तो वो क्या होता है, नेचुरल होता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को बॉम्बार्ड करवा रहे हैं, है ना, न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करवाते हैं रिएक्शंस में, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके चेंज हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे। तो एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है, पर डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इनको क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। राइट, अब इसमें हम पहला एग्जाम्पल देखने वाले हैं हाइड्रोजन का। नीचे हम क्या लिखते हैं, बेस में एटॉमिक नंबर लिखते हैं यहाँ पर। तो बेस में हमने क्या लिखा, एटॉमिक नंबर लिखा। तो ये जो नीचे वाला 1 आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, दिख रहा है। और इसके बाद से ऊपर आपका क्या है, एटॉमिक मास है। तो देखिए एटॉमिक नंबर इसमें सेम रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हैं। तो आपने क्या बोला, आपने एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन यहाँ पर भी सेम था, एटॉमिक नंबर जिससे बन रहा है यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपके इलेक्ट्रॉन्स वाले नंबर, सॉरी न्यूट्रॉन्स वाले नंबर चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था। तो हाइड्रोजन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। जब 1 पे रहता है तो प्रोटियम बोलते हैं, जब 2 हो जाता है इसका एटॉमिक मास, या सॉरी आपके जो न्यूट्रॉन्स है चेंज हो रहे हैं ना, तो उसको ड्यूट्रियम कहते हैं। और ये हो गया ट्राइटियम, ठीक है, ट्रिटियम। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल्स, मतलब ये पहला एग्जाम्पल हो गया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे। फिर कार्बन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के फॉर्म पे होता है। आप देखेंगे प्रोटॉन्स यहाँ पे भी 6 हैं, यहाँ पर भी प्रोटॉन 6 हैं, सेम ही है, यहाँ पर भी 6 हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स होगा। फिर आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन्स बदल रहे हैं, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे 7 हो गए और यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो ये जो टोटल था वो चेंज होते जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं 12, 13 और 14। ठीक है, कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म में, दैट इज आइसोबार्स। तो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अब एटॉमिक नंबर चेंज होगा क्योंकि एलिमेंट ही बदल जाएंगे, एलिमेंट सेम नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट तो एक ही रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पर था हाइड्रोजन 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 ही था, कार्बन 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 था, सब 12, 13, 14 हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो आपका अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है पूरा एलिमेंट ही बदल जाएगा। तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा बट मास नंबर सेम रहेगा। देखिए अब आर्गन है आपका, सबसे पहले AR किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्गन। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 18 होता है। ठीक है, फिर आता है आपका पोटेशियम पेरियोडिक टेबल में। तो पोटेशियम का जो सिंबल है दैट इज K और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 आपका। फिर आता है कैल्शियम और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20। अब 18, 19, 20 एटॉमिक नंबर चेंज हुआ बट इनके एटॉमिक मास क्या थे, सेम थे। इसलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो आइसोटोप्स हो गए। फिर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे सल्फर है आपके पास, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया Cl और आर्गन हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 16, 17 एंड 18 इसके एटॉमिक नंबर्स हैं, लेकिन मास आप देख रहे हैं फिर भी सेम ही रह रहा है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो अभी हमने शेल्स के बारे में पढ़ा। अब ये जो होती है आपकी शेल्स ऑर्बिट्स होती हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सबसे बाहरी वाले शेल में, सबसे आउटरमोस्ट शेल पर ऑफ एन आटम ऑफ एन एलिमेंट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये पर्टिकुलर आटम है। आपके पास एलिमेंट हो गया सोडियम, और सोडियम का एक आटम उठाया है आपने। एक आटम में जब आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की तो जो आउटर मोस्ट शेल था उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व होंगे। मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि कैसे ये इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल पहला हम यही ले रहे हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आप फिलिंग करेंगे तो 1s1 ही रहने वाला है। तो आपने सेंटर में न्यूक्लियस लिया है हाइड्रोजन का और उसके बाहर आपने फिल किया। तो यहाँ पर आपके बाहर आउटर मोस्ट शेल सिर्फ एक ही बन पाएगा। अब एक ही शेल में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसकी, 1 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। तो सोडियम का अगर हम बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। आप फिल करके देख सकते हैं 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे 1s1 होगा।
ठीक है, फिर 2s आ जाएगा आपका, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2p हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 4 10। और यहाँ पे आप जब लेंगे तो नेक्स्ट वाला आपका 3s में कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो लास्ट वाला अगर आप देखेंगे, ठीक है, 3s में कितना रहेगा, 1 रहेगा। और लास्ट वाले में आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में फिलिंग कर दी ना, तो यहाँ पे देखिए 1s में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं पहली वाली शेल में। फिर आप सेकेंड वाले में जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, p वाले लेने हमें, s और p वाले, तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो सेकेंड वाले शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया और लास्ट वाले में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, 3s1 में 3 में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक फिल करा और एक फिल किया है। तो ये जो लास्ट शेल पे वो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। सिमिलरली अगर आप कार्बन का भी देखेंगे तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। आप कैसे बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 और 2p में 2 बना देंगे, 6 होगा ये टोटल। तो आप देख रहे हैं कि 1s में तो आपने 2 डाल दिए, सेकेंड वाले में आपने क्या डाल दिए, s और p, 2 सेकेंड वाला शेल है ना, तो यहाँ पे 2 और 2 4 डाल दिए। ठीक है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंसी टेल्स अस कि हाउ मेनी बॉन्ड्स ऑफ एन एटम कैन फॉर्म। अभी देखिए पहले वैलेंसी भी समझ लेते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाने। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बाद वैलेंसी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बॉन्ड विद अदर एटम्स। अगर आपके पास कम है, आपको पूरे चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो आप दूसरों के पास जाएंगे, और जब आप दूसरों के पास गए हैं तो आप बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे होता है कि अगर हमारे पास किसी चीज के, हम किसी पर डिपेंडेंट है किसी चीज के लिए भी, तो फैमिली पर किसी चीज के डिपेंडेंट है, तो हम फैमिली के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर एक एटम है, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या वो ज्यादा है, तो वो या तो दे देगा तो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, या ले एक्सेप्ट करेगा तो भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो वैलेंसी इज एन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बॉन्ड फॉर्म, टू बॉन्ड विद अदर एटम्स। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, चाहे वो गेन करना चाहता है, लूज करना चाहता है, या फिर शेयरिंग करके करना चाहता है आउटर मोस्ट शेल पे, तो उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, बिकम स्टेबल यूजुअली बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। ठीक है, लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्टेट रूल होगा। अब अगर आप देखेंगे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नोबल गैसेस में भी मैंने आपको बताया था कि नोबल गैसेस स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में पूरे फिल हैं, अगर लास्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये आपका चलता है ऑक्टेट। ठीक है, अगर लास्ट शेल में फॉर एग्जाम्पल हमने किसका पढ़ा, हीलियम का पढ़ा, हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम में सिर्फ लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट बोलते हैं। ऑक्टेट में 8 और ड्यूप्लेट में सिर्फ 2। ठीक, नोबल गैसेस स्टेबल इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई भी जरूरत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज कर सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैलकुलेशन भी कैसे करना है। अगर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन ताकि स्टेबल हो सके, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे बाहरी वाले शेल पर, सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल पे, तो इट नीड्स 2 मोर टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। सो उसकी वैलेंसी 2 हो गई क्योंकि वो 2 एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो वैलेंसी 2 हो गई क्योंकि गेन करने पड़ रहे हैं। बैलेंस और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स है जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मिंग दीज बॉन्ड्स, और वैलेंसी हमें बताती है कि इतने बॉन्ड्स फॉर्म करने पड़ रहे हैं, कितना एक्सेप्ट या गेन कर रहा है, गेन या सिमिलर वर्ड हो गया ना, गेन या लूज कर रहा है, सॉरी। ठीक है, गेन या लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। अगर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके, तो उसमें ये चीज काम की होती है वैलेंसी वगैरह फैक्चुअल चीजों में, कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये मैंने आपको बताया। सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स टू गेन, लूज या शेयर करना चाहता है ताकि स्टेबिलिटी अचीव करे, यूजुअली फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से बताऊंगी कि आपको सबसे पहले, जैसे आपने लिथियम लिया है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 3 है। तो लिथियम में आप कैसे फिल करेंगे, 2 और 1 में फिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे ना, 1s2 और 2s में 1 हो जाएंगे। ठीक है, आपने इस तरीके से 3 हो गई आपके। अब पहले जब आपने बताया तो 1s में 2 डाल दिया है, ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस है, 1s में 2 डाल दिया है इलेक्ट्रॉन्स, दिख नहीं रहा होगा शायद, लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। और यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए आपके, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि ये 1 एक्सेप्ट। ठीक है, वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। अब अगर आप एग्जाम्पल ले लें, और एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम है। कैल्शियम का मैं आपको बता देती हूँ एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। आपने कैसे फिल किया, 2 8 8 और 2 फिल किया। आउटर मोस्ट शेल पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वैलेंस
इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 हो गए, ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम सिमिलरली एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और ये हो जाएगा 2, 8 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, लास्ट शेल में 3 हो गए, ठीक है। तो यूजिंग द ऑक्टेट रूल, इफ एन एटम हैज फ्यूअर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो लूज कर दे या फिर टू अचीव अ फुल आउटर शेल। अगर बाहर 4 ही है, हमें क्या करने हैं, 8 बनाने होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 4 अगर और चाहिए इसको, ठीक है, तो 4 ये एक्सेप्ट करेगा या डोनेट कर सकते हैं। इफ द एटम हैज मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंसी इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालोगे, अगर यहाँ पे ये वाला जो लाइन बोला है उसमें आप वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करने वाले हो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वैलेंसी आप फाउंड करोगे 8 में से, क्या करोगे, 8 में से माइनस कर दोगे आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जब 4 से नंबर बड़ा हो जाता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। वैलेंसी आप कैसे निकालोगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इन द आउटर शेल। अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे। इफ द एटम हैज एग्जैक्टली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी वैलेंसी 4 ही होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल आ जाते हैं। सबसे पहले सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1 में है पीरियोडिक टेबल के। इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, 8 और 1। तो ये जो बाहर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देगा, उसको लूज कर देगा इजिली, क्योंकि अगर इसको कंप्लीट करना है तो उसको 7 और लेने पड़ेंगे ताकि 8 बने। तो इजी क्या पड़ेगा कि ये जो एक एक्स्ट्रा है वो दे दे और इसका बाकी का तो कंप्लीट है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। तो वैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी हो गई, 1 है, लास्ट में 1 प्रेजेंट है और 1 के साथ ये डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर देगा दूसरे को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन के साथ अगर मैं बना दूं इनका, ठीक है, क्लोरीन के साथ बता दूं तो अभी हम इसको अच्छा यहाँ नहीं देखते, हम इलेक्ट्रोवैलेंसी में देखेंगे। फिर ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। तो अगर आप देखोगे ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 2 और 6 है। अब ये 6 देने से अच्छा क्या करेगा, ये 2 एक्सेप्ट कर लेगा ताकि 8 हो जाए, तो इजी तो यही पड़ेगा। तो इसलिए वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गया 2। कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन इज इन ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास विद एटॉमिक नंबर 6। तो अब 2 और 4 है, अब ये 4 ही है, तो या तो 4 ये दे दे या फिर 4 ये एक्सेप्ट कर ले, दोनों काम ये कर सकता है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 हो गया यहाँ पे। ये चीजें क्लियर हुई। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क, यू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। फिर वेरिएबल वैलेंसी की अगर हम बात करें, वेरिएबल मींस चेंज होना, सेम नहीं रहना, ठीक। तो वेरिएबल वैलेंसी मींस सम एलिमेंट्स कैन लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक अगर इस बार 4 लूज करने हैं तो अगले बार भी इसको 4 ही करने हैं, ऐसा नहीं। अभी 4 कर रहा है, किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो शायद 5 लूज कर दे, ऐसा बदल जाए वैलेंसी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कैन लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे कैन हैव मोर देन 1 वैलेंसी हो सकती है, और एबिलिटी टू बॉन्ड। This happens because certain elements can use electrons from different energy levels when they form bonds. तो अलग अलग होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स या सारे एटम्स के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल वैलेंसी में सबसे पहले आयरन का एग्जाम्पल लिया है। आयरन या फेरस Fe2+ है, आयरन लूज कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फेरस ऑक्साइड बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वो लूज करके बॉन्ड बना लेगा। लेकिन आयरन जब क्या बना रहा है, आपके पास फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, तो भाई ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। यहाँ पे जब वो बना रहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ रहे, तो इस तरीके से वैलेंसी बदल भी सकती है। जब आप अलग अलग बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सी एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, डिपेंड उस पर करता है। कॉपर का भी एग्जाम्पल है कि क्यूपरस है, कॉपर कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन जब वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं वेरिएबल वैलेंसी का, तो जैसे आपके पास फास्फोरस, एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है, ठीक है। वैलेंस अगर आप देखेंगे इस इजिली समझ में आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, भाई 5 है, क्योंकि आप कैसे बनाएंगे 2, 8 और 5, तो वैलेंस कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 5 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। फिर अगर आप इसकी वैलेंसी देखेंगे तो 5, मैंने बोला 4 से ज्यादा होगा तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 8 माइनस जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 में से जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसको माइनस करा, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 आया, ठीक है। तो आपकी जो वैलेंसी है वो 5 भी हो सकती है और यहाँ पे 3 भी हो सकती है, जो भी इजीएस्ट वे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है, यही बताया है।
इसके बाद हम टाइप्स ऑफ वैलेंसी देखने वाले हैं। एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। This type of valency involves the complete transfer of electrons from one atom to another. अगर आप completely एक एटम से दूसरे को दे रहे हो तो यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होगा और उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं या आयोनिक वैलेंसी भी बोलते हैं, आयोनिक वैलेंसी। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 2 8 1 आप फिल करोगे। क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, जिसमें आप फिलिंग कैसे करते हो 2 8 और 7। अब देखिए इसको 8 चाहिए लास्ट में फिल करने के लिए और इसको 8 चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके पास 7 की कमी हो रही है तो 7 ये किसी से लेगा तो नहीं, तो ऑब्वियसली इसके पास 1 है तो ये 1 डोनेट कर देगा, इसको कंप्लीटली इसने दे दिया, शेयरिंग वेयरिंग नहीं करनी है। तुम पूरी तरीके से रख लो मेरा इलेक्ट्रॉन ताकि तुम्हारे पास 8 हो जाए। तो इसके पहले भी 1 2 3 4 5 6 7 थे, इसने जब इसको दे दिया यहां से तो ये देने के बाद देखो यहाँ पर 8 हो गए ना। अब इलेक्ट्रॉन के पास अगर उसने डोनेट किया है तो प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये होते हैं आपका आयंस का फॉर्मेशन, एक्सेप्ट करने पे नेगेटिव चार्ज और डोनेट करने पे पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम प्लस आयन Na+, सो इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। और यहाँ पे उसका क्या होगा, जब आप कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो और आयनिक वैलेंसी। दूसरी तरफ आती है कि आप पूरी तरीके से पूरे इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे हो, तुम्हारे पास भी 2 की कमी है, मेरे पास भी 2 की कमी है, तो हम क्या करते हैं शेयरिंग करके रख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 आपने एटम्स लिए हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है। अब क्या कहिए दोनों को 1 1 चाहिए, दोनों को क्या चाहिए, एक और चाहिए, 2 चाहिए होते हैं ना पहले वाले शेल में 2 करने के लिए, तो 1 1 की कमी है, तो दोनों के पास 1 1 की कमी थी तो दोनों ने शेयर कर लिया अपने एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ईच हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ताकि उसकी कोवैलेंसी हो जाए। तो जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम्स के बीच में ताकि एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो, उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन का एग्जांपल लेंगे तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया 6 थे यहाँ पर, तो लास्ट वाला फिल करेंगे ना तो 6 बताया है, 2 2 4 हो गए और ये हो गए 6। यहाँ पर भी आप दूसरा ले रहे हैं तो 2 2 4 और ये वाले 2 क्या हो गए 6 हो गए। अब इन्होंने शेयरिंग कर ली तो इसके पास भी आपके कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने वैलेंसी के टाइप्स भी पढ़ लिए कि टाइप्स ऑफ वैलेंसी क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोवैलेंसी और आपके पास कोवेलेंसी। तो ये सारी चीजें आज हमने थ्योरीज कवर की हैं, आइसोटोप्स आइसोबार्स कवर किए हैं, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। फिर टाइप्स ऑफ वैलेंसी हमने कवर कर लिया। तो इन टॉपिक्स में जो हमने आज कवर किए हैं या अब तक कवर किए हैं, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, पीडीएफ आपको नोट्स जो है वो लास्ट सेशन जब इस टॉपिक का खत्म होगा तो लास्ट सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से मिल जाएगा। सो आफ्टर दैट यू कैन रिवाइज द थिंग्स विच वी हैव सीन टिल नाउ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।